वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं रविंद्र करोड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स, मतलब हड़प्पा के जो लोग हैं खेती करते हैं, हमें ये पता चल चुका है। तो बोला खेती किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा sculpture indicate that bull was known and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing। बोला कि रिप्रेजेंटेशन मतलब ये प्रदर्शित होता है कैसे, ऑन सील्स। सील्स तो आपको पता ही है ना, वो जो सील्स होती है। बोला कि सील्स और टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है जरा कोई बताएगा मुझे? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, ठीक है ना। टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट, बोला कि जो भी हमें सील्स पर निशान मिले हैं, सील्स पर जिनकी भी ड्राइंग बनाई हुई मिली है, सील्स पर जो भी मिला है, और इसके साथ साथ में हमें मिट्टी के जितने भी खिलौने मिले उन सब से हमें ये पता चलता है। जैसे कि हमें एक मिट्टी का खिलौना मिला, कौन सा? बुल वाला, ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि बुल का एक मिट्टी का खिलौना मिला, वॉज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता ही है, जो भू पुरातत्व, जो आपके ना पुरातत्व विज्ञ होते हैं उनको होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब क्या था? अनुमान लगाना, पता करना। तो उन्होंने क्या किया कि एक अनुमान लगाया कि इससे अनुमान लगाया कि फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लेइंग। बोला कि ऑक्सन और जो बैल है इनको खेती में हल जोतने के लिए काम में लिया जाता होगा। प्लोइंग तो आपको पता ना कि प्लो मतलब हल, प्लोइंग का मतलब था कि हल से खेत जोतना। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बुल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है, पावर होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर आप बुल को डोमेस्टिकेट करोगे तो आप ऐसा काम करवाओगे जिसमें ताकत ज़्यादा लगती है, और खेत जोतने में ताकत बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए हमने अनुमान लगाया, हमने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि बुल का यूज़ शायद प्लोइंग करने के लिए करते होंगे। क्योंकि मैं शायद बार बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इतिहास में सब कुछ अनुमान पर है, कोई फिक्स नहीं है, किसी ने कुछ देखा नहीं है। जो भी करते हैं क्या करते हैं कि सारा अनुमान लगाते हैं। क्यों? हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बिहेवियर को बताता है। तो हम भी आज क्या करते हैं कि भारी भरकम काम, आज तो हमारे घर पे ट्रैक्टर्स आ गए खेतों में, तो हम ट्रैक्टर से यूज़ कर खेती करते हैं। इससे पहले हम बैलों से करते थे ना, इसलिए एक अनुमान है, इसलिए मैंने बोला शायद। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, बोला कि हमें एक मिट्टी का खिलौना मिला, और वो मिट्टी का खिलौना किसका है? हल का है। हैव बीन फाउंड एट चोलिस्तान। क्या मुझे कोई बताएगा चोलिस्तान कहाँ पर है? चोलिस्तान देखो ऐसा है कि जैसे हमारे भारत में रेगिस्तान है, थार का डेजर्ट है ना, वैसे पाकिस्तान में भी एक डेजर्ट है। तो पाकिस्तान वाले डेजर्ट का नाम है चोलिस्तान, ठीक है। और बनवली, बनवली कहाँ पर है? बनवली है आपके हरियाणा में, ठीक है। तो बोला हमें चोलिस्तान और बनवली से क्या मिला है? मिट्टी का क्या मिला है? खिलौना मिला है। तो मतलब दो चीज़ हमारे पास में फिक्स हो गई है। क्या? एक तो हमें क्या हुआ, एक मिट्टी का खिलौना मिला जो बुल के शेप में है। दूसरा हमें मिट्टी का वो खिलौना मिला है जो हल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें बुल भी मिल गया और हल भी मिल गया। तो इन दोनों को मिला करके हमने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि शायद ये बुल जो है, जो आपका जो बैल है, इससे खेती करवाते होंगे इस हल के द्वारा। तो क्या हुआ कि हमने इससे दूसरी चीज़, एक चीज़ आइडेंटिफाइड कर ली, क्या कि खेती करने के लिए ये बैलों का इस्तेमाल करते थे ताकि वो खेत में हल जोतने में काम करते, उनकी मदद करते हैं। तो एक तरीके से हमें पता चला वो खेती किस प्रकार से करते हैं, इसका पहला अनुमान हमें लग चुका है। प्लॉड फील्ड फाउंड एट द कालीबंगा। दूसरी चीज़ क्या बोला कि हमें क्या हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ पर है? कालीबंगा आपकी राजस्थान में। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्या कि हम जिस हड़प्पन फेज के बारे में या जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं वो मैच्योर फेज वाला है। लेकिन कालीबंगा में हमें जहाँ पर खेत जोते हुए जो मिले हैं, मतलब दिखा ना कि प्लॉट फील्ड मिला हमें। प्लॉट फील्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा खेत जो जोत के रखा हुआ है, मतलब जो होता है ना कि आपने हल निकाला हुआ ऊपर से। तो बोला ये जो जोता हुआ हमें जो खेत मिला कालीबंगा से, वो हमें मिल तो गया है, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन ये है कि ये हमें हड़प्पा के मेच्योर फेज की बजाय अर्ली हड़प्पा के समय से मिला। मतलब
जो फेज आपका 3500 BC से लेकर 2600 BC के अंदर काउंट होता है हड़प्पा वाला, उसके समय से मिला हुआ है, मैच्योर से नहीं मिला हुआ है। लेकिन देखो पहले अर्ली आया, फिर मैच्योर आया, और उसी के बाद में क्या है आपका लेटर हड़प्पन फेज आया। तो एक चीज़ है, जब आप है ना अपनी टेक्स्ट बुक में मैप देखोगे अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स के और मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स के, तो आपको उसमें एक सिमिलरिटीज़ मिलेगी कि मैच्योर हड़प्पन के जो सेटलमेंट है, मतलब जो बस्तियाँ हैं, और अर्ली हड़प्पन फेज के हैं, अगर इन दोनों को आप है ना साथ मिला करके देखने की कोशिश करोगे, आपको एक चीज़ क्या दिखेगी कि इन दोनों मैप के अंदर सेटलमेंट सेम जगह पर आ रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, इसका मतलब हम ये भी अनुमान लगा रहे थे कि जैसी लाइफ वो लीड कर रहे थे उनमें से कुछ जो कॉमन ट्रेड्स है वो भी शायद उन्होंने वहीं से लिए होंगे। तो खेती करने के लिए शायद उनका जो तरीका रहा होगा तो इनके जैसा रहा होगा, ठीक है ना। तो बोला कि कालीबंगा से हमें जो खेत मिले हैं, मतलब जो आपको जो ज़मीन मिली है, उसमें आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, हैड 2 सेट्स ऑफ फर्रोज। ठीक है, हैड 2 सेट्स ऑफ फर्रोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो टुगेदर। बोला कि हड़प्पा से क्या हुआ, हमें जो हड़प्पा में जो जोता हुआ खेत जो मिला है उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि कहाँ पर, हाँ ये कंपैरेटिवली ठीक रहेगा यहाँ पर, वैसे थोड़ा कट नहीं जाए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ अब देखो बोला कि मान लीजिए कि ना ये कालीबंगा का खेत है, ठीक है ना। अब नहीं तो काम करेंगे कि हम आपको फोटो भी अपलोड कर लेंगे, एक साइड में स्लाइड आ जाएगी, लेकिन देखते हैं मिला तो ठीक है, नहीं तो इससे काम तो चलाना ही है हमें। तो बोला कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2 सेट्स ऑफ द फर्रोज। फर्रोज का मतलब जो खेत है, जब आप उसमें से जब हल निकालते हो तो क्या होता है कि इसे ना ये जो लाइन उसमें सीधी ऐसी अंदर जाएगी, फिर ये ऊपर, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, मतलब ऐसे कर करके वो लाइन निकली हुई होती है। तो मतलब वो फर्रोज है, मतलब एक थोड़े से ना वो आपकी कैनाल्स कैसी होती है वैसा बना हुआ था, उसको बोलते हैं फर्रो। उसका वो ऐसी बन जाती है तो उसमें बीज डाल देते हैं, फिर जो पानी आता है उसमें रह जाता है ताकि वो फसल अच्छे से ग्रो होती है, तो इसको बोलते हैं फर्रोज। तो बोला कि 2 सेट्स ऑफ द फर्रोज है, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ द फर्रो एट द राइट एंगल, मतलब एक लाइन देखो, एक है ना ऐसा आ रहा है आपका, ठीक है, एक फर्रो, दूसरा फर्रो सीधा इसके सामने से है, एक फर्रो यहाँ से ऐसा आ रहा है, एक फर्रो ऐसा है, एक फर्रो आपका यहाँ से आ रहा है ऐसा, ये ऐसा है, इसमें क्या हुआ कि देखो कुछ लाइनें देखो, कुछ लाइनें देखो ऐसी ऐसी सीधी है, और कुछ लाइनें जो है आपके ये ऐसे है, ये वाली है, और ये वाली लाइनें ऐसी है। तो इन सब में क्या हुआ कि ये सीधी लाइन ऐसी आ रही है और ये सीधी लाइन ऐसे जा रही है, तो मतलब एक फर्रो ऐसा है और एक फर्रो ऐसा है, दोनों क्या है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग। बोला कि दोनों जो है ये वाली और ये लाइन सीधी राइट एंगल पर आपको काट रही है, यहाँ पर देखो है ना। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, ऐसा। तो बोला कि आपके ना एक मिनट, तो बोला कि ये जो है ना यहाँ पर जो जोते हुए खेत मिले, इनके ना एक फर्रो ऐसा है और एक फर्रो ऐसा है, और ये सभी क्या करता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अपने आप को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने से क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेट मिला है। अब मैंने बोला कि अगर एक इस लाइन में फसल उगा रहे हैं और एक इस लाइन में फसल उगा रहे हैं, अगर सेम फसल उगाएंगे तो सीधा खींच लेंगे ना, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर एक अलग अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है। इसका मतलब आप यहाँ पर कोई ए फसल उगा रहे हो और यहाँ पर कोई बी फसल उगा रहे हो, इसका मतलब आप मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हो, मतलब एक साथ में आप एक से ज़्यादा 2 फसल उगा रहे हो। इससे ये समझ में आता है कि हड़प्पा के लोगों को मल्टी क्रॉपिंग आ चुकी है सिस्टम, क्या कि एक साथ में 2 फसल कैसे उगानी है और वो काम कैसे करता है। अगर उन्हें नहीं आता तो क्या करते थे कि दोनों बीज एक साथ में डालते थे, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि एक जो लाइन होती है उसमें एक जैसी फसल उगती है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। अगर मिक्स करोगे तो क्या होगा, अगर मिक्स करोगे तो क्या होगा, उसका नतीजा आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। इसलिए इसके लिए अलग से लाइन है और इन फसलों के लिए अलग से लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें
एग्रीकल्चर का बेसिक से भी अब आगे का नॉलेज आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले वाले पॉइंट की तरफ। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड ऑन सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन was probably required for what? एग्रीकल्चर। बोला कि ज़्यादातर हड़प्पन सेटलमेंट्स कहाँ पर है? ज़्यादातर हड़प्पन सेटलमेंट सेमी एरिड जोन्स पर है, मतलब वो ऐसी जगह पर है जो अर्धशुष्क ज़मीन है। तो बोला जब अर्धशुष्क ज़मीन है, सेमी एरिड जोन्स है, ऐसे में क्या है कि वहाँ पर ऑलरेडी पानी की पहले से कमी है, तो वहाँ पर क्या करेगा, खेती करने के लिए आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? सिंचाई। बोला कि सिंचाई एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर खेती करना बहुत ज़्यादा के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, तो इसीलिए बोला कि वहाँ पर सिंचाई करेंगे। सिंचाई का मतलब आपको पता है ना कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि पानी का सोर्स हम वर्षा पर आधारित ना होकर क्या करते हैं कि पास में से अगर कहीं से नदी जा रही है या फिर बारिश के समय पर कभी बारिश हुई है तो उसको किसी तालाब में एक जगह पर स्टोर कर लेंगे, कुएं में स्टोर कर लेंगे, और फिर साल भर में क्या करेंगे, जब भी खेती करेंगे तो पानी को वहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इसको बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन का हम आज बेसिक ये समझते हैं कि आपका स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया। जरूरी थोड़ी है उस समय पर कौन सा स्प्रिंकलर था, उस समय पर क्या करते थे कि जो नदियाँ बह रही उन नदियों से एक पानी का सोर्स निकाल के यहाँ लेके आ जाते हैं और फिर उसके माध्यम से खेती करते हैं। अगर ये नहीं है तो जैसे कि धौलावीरा में हम देखते हैं कि धौलावीरा में हमें बहुत बड़ा एक रेजर्वोयर मिला हुआ है, तो वो क्या करते हैं क्योंकि धौलावीरा के पास में दो जो मनसर और मनहर नदी बहती है वो क्या है कि ड्राई नदीज है, मतलब वहाँ पर वो साल के 12 महीने नहीं बहती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब बारिश का समय होता है, जब बारिश के समय पर जब बारिश का पानी उसमें आता है तो जब वो पूरी की पूरी स्ट्रीम भर जाती है ना, तो क्या करते हैं ना उस मनसर और मनहर नदी पर ना छोटे छोटे आर्टिफिशियल टैंक्स बना करके उससे क्या कहते हैं वो टैंक्स भर जाते हैं, और फिर उन टैंक्स का जो पानी है फिर धौलावीरा का जो बड़ा वाला जो रिजर्वोयर है, जलाशय बांध है, उसके अंदर भर जाता है। और फिर साल भर तक क्या करते हैं कि धौलावीरा के आसपास वाले जो है वो लोग उस पानी का यूज़ अपनी सर्वाइवल के लिए और उसके साथ साथ में खेती करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ का सिंचाई थोड़ा सा अलग है, वैसा सिंचाई है। ठीक है ना। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, अभी हमने बताया ना कैनाल का मतलब नहर, ठीक है ना। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट शोर्तुगाई। शोर्तुगाई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो बोले हमें जो नहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके शोर्तुगाई से मिले हैं, बट नॉट इन पंजाब एंड द सिंध। बोला कि यहाँ से तो हमें भले ही मिल गए हैं लेकिन पंजाब और सिंध से हमें ना ऐसा कोई भी ना नहर का सोर्स मिला हुआ नहीं है। तो बोला कि हमारे यहाँ पर हमें नहर के द्वारा सिंचाई करते हैं, इसका एविडेंस हमें हड़प्पन सेटलमेंट की अफगानिस्तान में जो सेटलमेंट साइट है आपके शोर्तुगाई, वहाँ से मिला हुआ है कि वहाँ पर खेती करने के लिए नहर का यूज़ करते हैं। पंजाब और सिंध में क्यों नहीं मिला? क्योंकि देखो पंजाब में आज बहुत सारी क्या बोलते हैं इसको कैनाल्स हैं, लेकिन एक उस समय पर नहीं थे। क्यों? हमारे यहाँ पर नहरों का काम बहुत लेट हुआ है और हड़प्पा के समय पर कोई नहर नहीं हुआ करती थी पंजाब में और सिंध में, इसीलिए ये है हमारा कि पंजाब और सिंध में नहीं है। इसके अलावा तो फिर पंजाब और सिंध में क्या खेती करने का साधन क्या है? कहते हैं कि पंजाब और सिंध में क्या कहता है कि इनके वहाँ पर जो वेल्स है, मतलब जो कुएं हैं, इन कुओं से पानी निकाल करके फिर खेती में यूज़ करते थे। तो बोला कि यहाँ पर नहर से नहीं करते हैं, कुओं से पानी निकाल करके पंजाब और सिंध में खेती करते थे। और धौलावीरा का एग्जाम्पल ऐसे भी दे रखा है कि जो गुजरात वाले जो सेटलमेंट है जहाँ धौलावीरा है, तो धौलावीरा में बोला कि मनसर और मनहर नदी में बारिश के समय पर जो पानी आता है उस पानी को आर्टिफिशियल टैंक्स बना करके उसके अंदर स्टोर करते हैं और फिर वो पानी है ना, उन सब का पानी ना उस धौलावीरा के डैम की तरफ में मोड़ देते हैं और फिर उससे क्या है वो पूरे ऊपर डैम भर जाता है और फिर उस डैम की सहायता से पूरे सेटलमेंट के जितने भी लोग हैं उससे अपना डेली बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करते हैं और इसके अलावा मौका मिल जाता है, मतलब पानी बच जाता है, तो उससे फिर वो एग्रीकल्चर कर लेते हैं क्योंकि बारिश पर उनका मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे लिए उनका खेती करने का सबसे बढ़िया साधन वही है जलाशय में आया हुआ बांध का पानी। देखो ये था हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर करने का प्रैक्टिस का तरीका। मतलब कैसा कि पहला हमने बोला कि हमारे यहाँ पर है ना जो खेत मिले, कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला, वहाँ पर पता चला कि 2 सेट्स ऑफ फर्रो है। इसके अलावा हमें ना देखो आपको बुल मिला हुआ है, हल मिला हुआ है। इसका मतलब खेती करने के लिए हल की सहायता लेते हैं, हल की मदद लेते हैं और फिर खेती करते हैं। ठीक है। और बोला जहाँ पर है ना पानी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सेमी एरिड जोन्स है, जहाँ पर सेमी एरिड जोन्स है, पानी की कमी है, वहाँ पर खेती करने के लिए क्या करते हैं, इरिगेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो बोला एक तो बैल की हल से खेती करते हैं, दोनों को भी साथ में, और
इसके अलावा दूसरा खेती करने का मतलब यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जब पानी की कमी है तो भी उनके पास में खेती करने का एक ऑप्शन है, और वो क्या है आपका इरिगेशन। इरिगेशन किसके द्वारा करेंगे? कैनाल्स के माध्यम से करेंगे। कई बार ये 2 नंबर के लिए अलग से सवाल आ जाता है क्या कि ना उनके ना इरिगेशन मेथड क्या है। तो इरिगेशन मेथड में आपको यही बताना पड़ेगा कि जो है ना आपके सेमी एरिड जोन्स हैं वहाँ पर इरिगेशन के द्वारा ही खेती होती है। और इसके अलावा हमें शोरतुगाई में केनाल का एविडेंसेस मिला है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। तो पंजाब में इरिगेशन कैसे करते थे? पंजाब में कुओं की सहायता से इरिगेशन करते थे, और गुजरात वाले सेटलमेंट में जहाँ धोलावीरा के आसपास की जो जगह है वहाँ पर खेती करने के लिए उस धोलावीरा के डैम का पानी को यूज़ करके वो लोग खेती करते होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल पूछना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं आप। और इन सब के बियॉन्ड आपकी अगर कोई क्लास छूट गई है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जो चैप्टर का नाम है वही आपकी प्लेलिस्ट है। आप हमारे चैनल पर जाइए, साइड में एक ऑप्शन होगा टैग होगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपकी मल्टीपल प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और आपको जिस प्लेलिस्ट का आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको एज इट इज सारी की सारी क्लास जाएगी। ठीक है ना? तो हाँ, तो ये है। और इसके अलावा रही बात नोट्स की, तो हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। हम आपको PDF फॉर्मेट में या हैंड रिटन नोट के फॉर्मेट में क्या करेंगे कि नोट्स बना करके टेलीग्राम ग्रुप का एक चैनल क्रिएट करेंगे, वहाँ अपलोड कर देंगे। उसका लिंक हम चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में मिला नहीं मिला है, लेकिन आने वाली क्लासेस में जो होगी उनमें हम लिंक को जरूर पिन कर देंगे, ताकि वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको सीधा टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, आप अपना काम कीजिए। समय हमारे पास में बहुत कम है, 6 महीने के समय में हमें अपना कोर्स पूरा करना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में आपके प्री बोर्ड चलते हैं, और मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में, मार्च का फर्स्ट वीक वैसे आता भी नहीं है, हो सकता है कि आपके 20-25 फरवरी के आसपास से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना? तो हमें बहुत पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है? और रही बात, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप देखो कि मैं सिर्फ बड़े बड़े सवाल करवा रहा हूँ, नहीं। जो भी MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम इसके लिए एक शॉर्ट की सीरीज चलाएंगे। उन शॉर्ट्स की सीरीज में सारे के सारे MCQ के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम कवर अप कर लेंगे। और इन सब के बियॉन्ड आप चिंता मत कीजिए, ये जब मेरे बड़े सवालों की लिस्ट सारी पूरी हो जाएगी तब उसके बाद में एक मैं मिसलेनियस क्लास करूँगा। ठीक है ना? मिसलेनियस क्लास में क्या करूँगा, जो भी आपके 1-1 नंबर के सवाल बनते हैं, जैसे पहली बार हड़प्पा को कब डिस्कवरी हुई, मतलब कब आइडेंटिफाइड हुआ, किसने डिस्कवरी की, कौन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, कौन है जिसने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किताब लिखी। ठीक है? इसके अलावा कौन सी चीज़ कहाँ से मिली, सारा का सारा होगा। उसके लिए मैं एक अलग से मिसलेनियस क्लास बनाऊंगा, जहाँ पर मैं पूरा का पूरा बताऊंगा आपको। तो निश्चिंत रहिए, सारा काम होगा। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।